हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? हाँ भाई, तो वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? क्या हाल चाल सभी के? आफ्टरनून नहीं, इवनिंग हो चुका है, तो वेरी गुड इवनिंग सभी को। हाँ, कैसे है सभी? क्या हाल चाल सभी के? चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक और धमाकेदार चैप्टर अर्धचालक। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना, बढ़िया मजेदार सा चैप्टर है। और यह चैप्टर मतलब आप समझ सकते हो, ना तो बहुत बड़ा है ना तो बहुत छोटा है, मीडियम साइज का चैप्टर है। 5 से 6 लेक्चर लगेंगे हमें इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है। मतलब अगले हफ्ते में हम ये वाला सिलेबस या ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? हाँ, मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझ पे एक वायरस का अटैक हो चुका है, तो शायद ठंड की वजह से। चलो, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। हाँ, संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लास का मैं सोच रहा हूं, तो वो एक बार अब मैं कल बता दूंगा आपको, जैसा भी होगा। चलो भाई, ये रीनी वायरस कौन सा है? तुम लोग कुछ गलत बीमारियां मत लगा देना मुझे। हाँ, मुझे नॉर्मल कफ एंड कोल्ड वाला वायरस लग रहा है। चलो, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। तो अर्धचालक में आज हमारी पहली क्लास है। ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है हमें, और ये चैप्टर है क्या बेसिकली, ये समझ लेते हैं, है ना। तो इस चैप्टर को अगर देखा जाए तो देखो, इस चैप्टर का वैसे जो पुराने चैप्टर हमने पढ़े उससे कुछ ज्यादा संबंध नहीं है। ये चैप्टर भी अकेला अपने आप में एक बढ़िया चैप्टर होता है। एक्चुअल में ये चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है क्लास 11 12th में, क्योंकि अगर आगे चलकर आप इंजीनियर बनते तो इंजीनियरिंग की एक पूरी ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कि आप वो सारी चीजें समझ सकते हो जो आज आपके पास है, और बहुत छोटे आकार में बहुत बड़ी चीजें कर पा रहे हैं, जैसे कैमरा, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब क्या है, इसके अंदर सबके अंदर एक मदरबोर्ड लगा हुआ होता है ना, एक पीसीबी लगी हुई होती है, अगर आपने नाम प्रोसेसर लगा हुआ होता है। मतलब ये बहुत खतरनाक, बहुत जटिल चीजें, बहुत खतरनाक और बहुत जटिल चीजें बहुत कम में कर देता है ना। क्या होगा, बहुत जटिल चीजें जो है वो बहुत छोटे में कर देता है, या बहुत छोटी सी चीज, एक बहुत छोटी सी चिप होती है जो बहुत जटिल कार्यक्रम या बहुत जटिल प्रोसेस हमारे लिए करके देते हैं। तो एक्चुअल में उसके अंदर क्या, अर्धचालक, जैसे आपने सुना होगा कभी कि अगर हमारे अभी इंडिया में या जब रशिया यूक्रेन का वॉर वगैरह होता तब अर्धचालक की शॉर्टेज हो गई थी, तो हमारी जो गाड़ियां हैं वो बहुत महंगी हो गई थी। या अर्धचालक और भी जगह, जैसे गाड़ियों वगैरह में भी आजकल अर्धचालक लगता है। जो नई गाड़ियां आ चुकी है, तो नई गाड़ियां कैसे, तो टेक्निकली एडवांस होती है गाड़ियां, तो उन सब में भी अर्धचालक लगे हुए होते हैं। तो जहां पर भी ऑटोमेटेड चीजें या जहां पर भी कुछ जटिल प्रक्रम होते हैं उनमें अर्धचालक लगा हुआ होता है। मतलब आप ये मान के चलो, आज आप अर्धचालक से घिरे हुए हो। अगर अर्धचालक ना हो तो आप कोई भी चीज को, या कोई भी जो चीज आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी आसान बना रही, वो नहीं होती वहां पर, है ना। जैसे अगर आप छोटी से छोटी चीज देखो, एक रिमोट देखो, तो रिमोट के अंदर भी कुछ छोटे मोटे अर्धचालकों का उपयोग होता है, या मोबाइल फोन, लैपटॉप, इनमें तो है ही है। तो ये क्या, एक तरह के प्रोसेसर है। तो अब हमें बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीजें नहीं पढ़ना, क्योंकि वो क्या है यार, वो तो एक तरीके से 4 साल की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें इसका बेसिक समझना है कि वो जो प्रोसेसर हमारे कभी समझा हो, तो जो प्रोसेसर है वो बनता किससे और क्या चक्कर होता है इसका, है ना। तो उसका बिल्कुल ABCD हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना होता है कि जो अर्धचालक होते हैं, चालक होते हैं, कुचालक होते हैं, उनकी बैंड थ्योरी क्या होती है ना, या उनके ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, फर्मी लेवल वगैरह क्या क्या होते हैं उनमें। इसी के साथ ही साथ हम यह समझेंगे कि
अगर हमारे पास जो अर्धचालक है, अर्धचालक में हम बेसिकली बात करेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। अब इनका उपयोग कैसे किया जाता है, फिर इनमें डोपिंग क्या होती है, मतलब पी प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हमें समझना होगा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो होता है पीएन संधि। एक्चुअल में जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारी पीएन संधि होती है ना, तो बहुत सारी पीएन संधि या और वो बहुत जटिल प्रक्रम बनता है, तो वह हमारे लिए प्रोसेसर कहलाता है। तो हमारे पास पीएन संधि क्या होती है, पीएन संधि में अगर हम रिवर्स करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है, और उस पर बेस कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे। इतना हमें पढ़ना होता है इस चैप्टर में। इसके बाद में इस चैप्टर में कोई टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर, है ना। अब ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर पर नीट में भी पिछले कुछ सालों से सवाल नहीं आया है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, और जो नया सिलेबस दिखाया गया है उसमें भी ट्रांजिस्टर का नाम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसका बेसिक समझ लेंगे। हम एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, उसको एक क्लास के अंदर समझने की कोशिश करेंगे पूरी। और इसका लास्ट लेक्चर जो होता है वो होता है लॉजिक गेट। एकदम आसान, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक गेट होता है जिसको हम समझेंगे। और लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होगी, वह सब कुछ हमें देखना होगा और जानना होगा, ठीक है। तो यह सब कुछ इस चैप्टर का बेस रहने वाला है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले आज की क्लास में हम समझेंगे कि ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, है ना। ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल आता है वो जो अभी पिछले 4-5 साल में देखूं मैं, तो अभी जो स्टार्टिंग की 2 क्लासेस होंगी जो मैं एन प्रकार के पी प्रकार के अर्धचालक, या इसके अलावा जो अभी मैं आज बेसिक बताऊंगा उस पर सवाल आ रहे हैं, और डायोड पे सवाल आ रहे हैं जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होता है ना। तो 4 से 5 क्लासेस लगेगी इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। चलिए तो करते क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हमें समझना होगा ठोसों में ऊर्जा बैंड थ्योरी क्या होती है ना। इसका जो थ्योरी है, मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई है। पहले एक बार ये सब क्या लिखा हुआ वो मैं अपने शब्दों में समझा दूंगा, फिर हम यहाँ से रीड करके इसे क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे पास जो कोई भी पदार्थ होता तो उसमें क्या होता है सर, उसमें हमारे पास परमाणु होते हैं, बिल्कुल। अब परमाणु होते हैं तो परमाणु में क्या होता है, उसके आसपास नाभिक होता है, नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में सर प्रथम मतलब फर्स्ट बैंड होता है, या फर्स्ट शेल पहली शेल होती है, सेकेंड थर्ड फोर्थ शेल होती है, इस प्रकार से। अब अगर कोई भी पदार्थ है वो चालक होगा, कुचालक होगा, अर्धचालक होगा, किससे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है कि उसके वैलेंस शेल में या संयोजी बेल्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो संयोजी बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि वहां पर हमारे पास वो चालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। जैसे अगर संयोजी बैंड या वैलेंस बैंड में, वैलेंस या संयोजी, हाँ भाई केमिस्ट्री में भी संयोजी ही बोलते हैं ना इसे, संयोजी शेल में अगर हमारे पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसे, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हम उसे बोलते हैं यह कंडक्टर या चालक होता है। इसी प्रकार से 5, 6 या 7 जो होते हम इसे बोलते हैं यह नॉन कंडक्टर या कुचालक होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते तो हम उसे बोलते हैं, यह क्या हो जाएगा हमारे लिए सर, यह हमारे लिए एक तरह का अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहलाएगा, है ना। तो यह हमारे लिए सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हो जाएगा। अब ऐसे कहने को तो हमारे पास बहुत सारे अर्धचालक है ना, मतलब जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, लेकिन हमें यूज में 2 ही लेते हैं हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम का ही यूज होता है। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से 2 से 3 सवाल आएंगे नीट के एग्जाम में भी, और बोर्ड के एग्जाम में भी 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर आता ही आता है। तो अब हमें ये समझना होगा, ये तो पुरानी बात है या पुरानी थ्योरी है जो हमें पता होती है, 1 2 3 4 5 6 या 4 या 5 6 7 में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स रहने पर। अब इसके अलावा एक और थ्योरी होती है जिसे हम बोलते हैं बैंड ऊर्जा थ्योरी या ऊर्जा बैंड थ्योरी। ये क्या कहती है, ये बोलती है कि देखो क्या होता है कि आपके पास जो चालक है उसमें भी आपने ये देखा होगा कि कुछ चालक जो होते हैं उसमें चालन बहुत ज्यादा होता है,
कुछ में कम होता है, या कुछ अर्धचालक में भी चालन ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है। कुछ कुचालक ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम ज्यादा विभव दे तो वो कुछ क्षण के लिए चालक बन जाते हैं। मतलब आपकी जो थ्योरी ये अधूरी थ्योरी है, ये आपको कंक्लूड नहीं करके दे पा रही है, या आपको ये नहीं बता पा रही है कि क्या हो रहा है। मतलब कि जैसे अगर आपको पता है सर सिल्वर या चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा चालक होता है, लेकिन चांदी के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब उससे ज्यादा होते हैं, लेकिन हम Ag2+ लिखते हैं उसे, तो इस हिसाब से बोल रहा हूं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन वो आप कैसे डिफाइन करोगे कि एक चालक में भी अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वह ज्यादा अच्छा चालन कर पाएगा या कम अच्छा चालन कर पाएगा। तो उसके लिए एक थ्योरी दी गई जिसे बोला गया बैंड ऊर्जा थ्योरी। ये क्या कहती है? ये थ्योरी बोलती है कि एक्चुअल में आपके पास जो संयोजी बैंड है, तो संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे उन सभी इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। हमने बोला बिल्कुल सही बात है, हर एक इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना, या हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहली दूसरी तीसरी हमारे पास कंडक्टर उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वैलेंस शेल में, संयोजी बैंड में, संयोजी शेल में, तो उनकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। अब ये बैंड ऊर्जा थ्योरी ये कहती है कि उनकी जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को, है ना, देख अब ऐसा तो होगा नहीं कि हर एक इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा पे होगा, नहीं सर। अगर संयोजी शेल में भी है हम लोग, तो उसमें हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, या 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, उनकी सबकी एग्जैक्ट सेम एनर्जी तो नहीं रहने वाली सर। किसी की ऊर्जा कम हो सकती है, किसी की ऊर्जा ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कोई नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल पे आ रहा हो, कोई ऊपर से नीचे जा रहा हो, तो उनकी ऊर्जा में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो रहेगा ही रहेगा। तो जिस रेंज में, अब ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट सी बातें आपकी तरफ आ रही है, जिस रेंज में जैसे अगर मान के चलो कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी क्लास में सभी बच्चे बहुत होशियार है, हाँ सर बहुत होशियार है, लेकिन किसी के आ रहे 80%, किसी के आ रहे 85%, किसी के आ रहे 90%, किसी के आ रहे 72%, किसी के आ रहे 75%। तो मेरे को यह दिखाना है कि वो जो बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे, वो कौन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक मार्क्स निर्धारित करते हैं। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वाला बच्चा है ना, मतलब फर्स्ट डिवीजन मतलब जिनके 60% से ऊपर आ रहे। अब 60 से ऊपर वो 62 भी हो सकते हैं, 60 से ऊपर वो 70 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं। जिनके 60 से नीचे आ रहे वो सेकंड डिवीजन में आ गए। तो 60 से नीचे अगर वो आपके 59.8 भी होंगे तो भी आप सेकंड डिवीजन के कहलाओगे, है ना। तो वैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिफाइन कर दिया कि उनकी ऊर्जा अगर किसी एक सीमा में होगी, तो वो जो सीमा, जो लिमिट बोलेंगे कि इससे इस तक, वो हर एक एटम के लिए अलग अलग होगी। वो लिमिट के ऊपर हम बात नहीं करने वाले, लेकिन जो वो सीमा होगी उस सीमा को क्या बोलेंगे, हम बैंड नाम देंगे ना। तो हमको सबसे पहले समझना होगा ये बैंड वर्ड क्या कहना चाह रहा है। तो बैंड वर्ड क्या कहना चाह रहा है कि एक सीमा, जैसे आपकी स्कूल में या हो सकता है कि नहीं स्कूल में आजकल ग्रेडिंग मिलती है, A+, B+, C+, है ना। तो A+ मतलब क्या होगा, A+ मतलब जिनके सर हमारे यहाँ 90 से ऊपर नंबर आ रहे वो A+ वाले हो गए। ए वाले कितने हो गए, 80 से 90 वाले ए हो गए। तो ये क्या हो गया, एक बैंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, एक बैंड कहलाएगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमने क्या बोला कि उनके पास जो संयोजी कक्षा में है वो लोग, तो उनकी जो ऊर्जा होगी, है ना, किसी की ऊर्जा कम होगी, किसी की ऊर्जा ज्यादा होगी। तो यहां पर मैं इसको एक ग्राफ के मदद से चिन्हित करूंगा। एक ग्राफ मतलब ऐसा कोई बहुत जटिल ग्राफ नहीं है, बस ऐसा एक लाइन बना दी हमने कि देखो यार हमारे पास यहां पर है इनकी ऊर्जा। तो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा ये हो, कुछ हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा ये हो, कुछ हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा ये हो, जिनकी ऊर्जा ये हो। तो ये क्या है, ये अलग अलग ऊर्जाएं हो सकती है, अलग अलग ऊर्जाएं हो सकती है। तो यहां पर हम बोलेंगे उनकी ऊर्जा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहां है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पहली शेल में, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, नहीं 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 नहीं, ये है सब एक ही शेल में, है सब आखिरी संयोजी शेल में, लेकिन वहां पर भी एनर्जी में डिफरेंस हो सकता है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सर ऑर्बिटल्स होते, पी ऑर्बिटल,
पी एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, फिर ऑर्बिटल के अंदर भी हमने देखा कि सर वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, तो अगर मैं बना रहा हूं पी, तो पी में सर 3 कक्षाएं होंगी, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मतलब उनकी ऊर्जा है, अगर मान के चले इतना भरा हुआ है तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, इनकी ऊर्जा कम होगी। तो ये है सब कोई आखिरी शेल में एसपीडीएफ में, है ना। ये अगर मान के चलो पी में है तो है ये आखिरी में, लेकिन इनमें भी ऊर्जा का अंतर होता है, इनमें भी क्या होता है, ऊर्जा का अंतर होता है। तो वैसी ही बात यह है कि ये है तो सारे आखिरी ही शेल में, लेकिन इनमें भी ऊर्जा का अंतर होगा। तो यहां पर तो यहां पर अब हम बोलेंगे कि ये क्या कहलाएगा, ये हम इसे बोलेंगे कि यार ये मेरे लिए बन चुका है एक बैंड। तो इसको हम बार बार ऐसे लाइन से नहीं दिखाएंगे, हम इसको एक ऐसा पट्टा बना देंगे। क्या बना देंगे, पट्टा बना देंगे। तो ये कहलाएगा मेरा संयोजी बैंड। क्या कहलाएगा, ये मेरा संयोजी बैंड, या अंग्रेजी में कहेंगे इसे वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड या वीबी बोलेंगे हम इसे, वीबी, वैलेंस बैंड या वीबी बोलेंगे हम इसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन हाँ, सब शेल वगैरह आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला, किन्होंने बोला, ये बैंड थ्योरी ने बोला कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन में मदद करे, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन में मदद करे, तो उसकी ऊर्जा जो है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड में रहना चाहिए। कहां रहना चाहिए, चालन बैंड में। चालन बैंड या कंडक्शन बैंड इंग्लिश में कहते हैं, कंडक्शन बैंड या सीबी हम कहेंगे इसे। क्या कहेंगे हम इसे, सीबी, कंडक्शन बैंड बोलेंगे हम इसे। तो इसमें अगर मान के चलो कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ी और वो कूद के, है ना, मतलब ये सब कूद के कहीं नहीं जा रहा, वो है घूम आखिरी ऑर्बिटल में रहा, लेकिन उसकी ऊर्जा बढ़ गई, तो मैं ग्राफ में बता रहा हूं कि अच्छा इसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो अगर वो कूद के ऊपर वाली बैंड में चले गया, तो हम ऐसा बोलेंगे कि अब वो क्या करवा पाएगा, अब वो चालन करवा पाएगा। अब वो क्या करवा पाएगा, हमारे लिए चालन करवा पाएगा वो हमारा, ठीक है, चालन करवा पाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं कि अच्छा सर ये अब चालन बैंड में आ चुका है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को चालन करवाना है तो वो वैलेंस बैंड से या संयोजी बैंड से कूदकर चालन बैंड में आना चाहिए। लेकिन अगर अब हम बात करें कि सर ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमें पता है सर चालन बहुत आसानी से हो जाता है, कंडक्टर में चालन बहुत आसानी से हो जाता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि ये संयोजी बैंड और चालन बैंड ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही होते हैं, ऊर्जा ऑलमोस्ट समान ही होती है ना। देखो ये इसमें ओवरलैप, वीबी मतलब वैलेंस बैंड हो गया और सीबी मतलब कंडक्शन बैंड हो गया। तो इसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी, वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी है, चालन बैंड में भी, और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में भी है। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कूद कर यहां जाना, कूद कर यहां आना, इसलिए चालक में चालन बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उनमें ये गैप जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है, और जो कुचालक होते हैं उनमें ये गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा होता है। तो अगर मेरे पास कोई एक अर्धचालक है, तो अर्धचालक को अगर चालन करवाना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ही होंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन को ऊपर कूद के जाना और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्या ये छोटी सी बात सभी को चमकती है? तो ये जो मैंने बातें बोली इसे हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं इसे? बैंड थ्योरी। ये बैंड थ्योरी ये बता रही है या ये बताती है कि एक्चुअल में अगर हमारे पास चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है, तो उसमें अगर चालन करवाना है तो कितनी आसानी से हो पाएगा, है ना। अब अगर वो वाली बात की सर हमारे पास चांदी या सिल्वर ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, या कॉपर उससे थोड़ा कम अच्छा होता है, एल्यूमिनियम उससे और कम अच्छा कंडक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है? ओवरलैपिंग रीजन। अगर मैं चांदी की बात करूं तो उसमें ओवरलैपिंग रीजन बहुत ज्यादा है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट सेम ही है उसमें। अगर मैं कॉपर की बात करूं तो ओवरलैपिंग रीजन कम है। एल्यूमिनियम में ओवरलैपिंग रीजन मतलब कि वो ऊर्जा स्तर जो दोनों में समान आ रहा है ना। जैसे अगर मान के चलो चालन करवाने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। अब यहां पर कुछ है जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, कुछ है जिनकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, कुछ है जिनकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है। तो जिनकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वो भले ही बैलेंस बैंड में आ रहे, लेकिन वो चालन बैंड में भी आ रहे, कंडक्शन बैंड में भी आ रहे, तो आसानी से
आसानी से चालन करवा देंगे। ठीक है। और कुचालक में क्या होता है, कुचालक में ऊर्जा में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस बेसिस पे हम चालक, अर्धचालक और कुचालक को क्लासिफाई करते हैं। तो ये जो मैंने बातें बोली इसे हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं हम इसे? बैंड थ्योरी बोलते हैं। हाँ, तो जो मैंने बोला वही सब कुछ यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है आपके समझने के लिए। आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, बाकी ये स्लाइड्स में रहेगा आपके पास। तो पॉइंट नंबर 1, या इसे पॉइंट वाइज भी नहीं करोगे तो ये पूरा एक पैराग्राफ था, जो मैंने जो बोला वो समझा रहा है। तो यहाँ पे एक विलगित परमाणु में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तरों में विद्यमान होता है, किंतु ठोसों में परमाणु एक दूसरे से बहुत अधिक पास होते हैं, इसलिए उनमें अन्योन्य क्रिया के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नियत नहीं रहती है ना। वही वाली बात कि इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकरा रहे, जिसके कारण उनमें जो ऊर्जा है वो नियत नहीं रहती, ऊर्जा कम ज्यादा होती रहती है, एक दूसरे को ऊर्जा ट्रांसफर करते रहते हैं। ऊर्जा के अल्प अंतराल में भिन्न भिन्न ऊर्जा के अंतराल में भिन्न भिन्न ऊर्जा के ऊर्जा स्तर होते हैं। ऊर्जा स्तरों का यह समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है ना। ऊर्जा बैंड क्या है कि अगर हमारे पास अलग अलग ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका वो समूह की यहां से यहां तक रेंज, उसे क्या बोलेंगे? उसे हम ऊर्जा बैंड कहेंगे। एक ऊर्जा बैंड में ऊर्जा स्तरों की संख्या अन्योन्य क्रिया करने वाले परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कि जितने ज्यादा परमाणु एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे तो उसमें उतने ज्यादा ऊर्जा स्तर होंगे एक बैंड के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ऊर्जा बैंड जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे संयोजी बैंड कहते हैं, और ऊर्जा बैंड जिसमें चालन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे हम चालन बैंड कहते हैं। यह सीबी और वीबी होता है। क्या ये जो मैंने बातें बोली सभी को चमकती है? तो एक बार जोरों से कमेंट्स में थम्स अप कर देंगे या कमेंट्स में आग लगा देंगे। क्या ऊर्जा बैंड का सिद्धांत, ऊर्जा बैंड की कहानी सभी को क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे अभी जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था वो डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या है? ये है चालन बैंड, ये है संयोजी बैंड और ये है बैंड ऊर्जा। बैंड ऊर्जा और यहां पर ये चालन बैंड होगा और ये संयोजी बैंड होगा। चालन बैंड मतलब जो जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी और संयोजी बैंड जिसकी ऊर्जा कम होगी। और इसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलेंगे हम इसे? वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो अगर हम चालन की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल या डेल्टा ई जी जो होगा वो 0 होगा। या अगर हम कुचालक की बात करेंगे तो यह 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक है। और अर्धचालक में यह 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 से कम भी हो सकता है। मतलब देखो यह 1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा इसमें ऊर्जा अंतराल, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा ऊर्जा अंतराल। क्लियर है मामला? तो ये कुछ बेसिक सी बातें जो हमें पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ भाई, इसके अलावा जो हमने देखो ये सब जो बातें अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा वाला फील है। विद्युत धारा में जो हमने पढ़ा था वही सब कुछ एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। तो विद्युत धारा में हमने ये बातें पढ़ी थी कि विद्युत चालकता क्या होती है या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो हमें पता है सर कि धातु जो होंगे इसमें प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। अर्धचालक में प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं या विद्युत रोधी पदार्थों के बीच की होती है, और विद्युत रोधी या कुचालक जो थे इनमें प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। इसकी वैल्यूज जो है वो भी आप थोड़ी थोड़ी याद रख सकते हो कि इसकी प्रतिरोधकता 10 की घात -2 से 10 की घात -8 तक होती है। इसमें 10 की घात -5 से 10 की घात 8 तक होती है अर्धचालक में। और कुचालक में प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। तो ज्यादा में कितनी ज्यादा होती है ना प्रतिरोधकता? याद है प्रतिरोधकता वगैरह हमने पढ़ा था।
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.3 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकता है अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल। तो ये क्या है, ये ओम मीटर में हमारे लिए विद्युत चालकता। तो विद्युत चालकता जो होगी वो उसके लिए एक रेंज सी है। ये हमने जब आपको विद्युत धारा चैप्टर बताते तो उसमें भी ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, वहां पे वैल्यूज वाली नहीं देखी हो, लेकिन ये सारी बातें हमें समझ में आती है। क्लियर है? चलिए, अब इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी सी बातें है ना, ये सब पॉइंट से अर्धचालक को लेके, मतलब देखो अभी हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करने में पहले अर्धचालक को हमें अच्छे से जानना पड़ेगा, तब उसके बारे में और चीजें हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अर्धचालक क्या होते हैं ये अब हमने समझ लिया था, हमें अर्धचालक के बारे में पता चल गया है। अब इसके बाद और भी कुछ प्रॉपर्टीज, इसमें से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, बस एक बार हम देख लेते, कुछ नया होगा तो हम समझ लेंगे फिर से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, और इसमें ऋणात्मक प्रतिरोधक ताप गुणांक अल्फा होता है। ताप में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता है। क्या पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? हाँ, ये सब लिख सकते हो अपनी कॉपी में, आपको स्लाइड में मिल जाएगा, आप क्लास खत्म होने के बाद में लिख सकते हो। अच्छा, रेनो वायरस मतलब कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, शायद मिल गया कहीं हमें वो। मतलब आज सुबह जब मैं उठा था तभी मेरे को हल्का हल्का सा लग रहा था कि यार कुछ एक नाक में और इधर वाले पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो चुका है, डाउट आ गया है इसे कुछ, और फिर अब वो डाउट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलो, हाँ भाई, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रिस्टलियन संरचना फलक केंद्रीय घन जालक मतलब FCC फेस सेंटर्ड होता है ना। ये एक और इंपॉर्टेंट सी बात है कि जो भी अर्धचालक होते हैं उनमें जनरली FCC स्ट्रक्चर होता है। क्या आप लोगों को FCC स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर के बारे में पता है? केमिस्ट्री में वैसे मुझे जहां तक लग रहा है ये वाला चैप्टर हट चुका है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है वो अगर आप पिछले साल क्लास 12 पास हो तो आपने ये पढ़ा होगा। और ये वाला चैप्टर में क्या था कि एक्चुअल में ये बताया जाता कि हमारे पास जो परमाणु है वो, या अगर हमारे पास एटम जो है वो कैसे अरेंज्ड है किसी भी धातु के अंदर। तो यह स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा इनका। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर हमारे पास जितने फेस है, जितने फलक है, उनके भी केंद्र पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम FCC स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? FCC या बॉडी या फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्प अशुद्धि मिलाने पर चालकता के गुण में पर्याप्त परिवर्तन होता है। अल्प अशुद्धि, अशुद्धि क्या होती है अभी हम आगे चलकर देखेंगे कि यहां पर ये जो सिलिकॉन बैठे हुए थे इनको हटाकर कुछ और दूसरे हम एटम डाल देते हैं जिससे चालकता बढ़ जाती है। तो वो अशुद्धि जो होता है वो हम आगे चलकर इसमें पूरा बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान जो होता है वो चौथे समूह में सामान्यतः होता है। ये मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। फोर्थ पीरियड जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 5, वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है अर्धचालक में। तो ये वाला जो ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है, लेकिन ये 0.1 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो सकता है अर्धचालक के लिए। पॉइंट नंबर 6, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन तथा होल होते हैं। अब ये होल क्या होता है इसकी पूरी कहानी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना। अब ये लिखा हुआ है आवेशवाहक। आवेशवाहक मतलब कि चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब कि क्या होगा कि अगर मान के चलो इसमें चालन हुआ कि अगर कोई एक अर्धचालक है, अर्धचालक भी थोड़ा बहुत तो चालन करवा पाएगा,
अर्धचालक जो होगा वो थोड़ा बहुत तो चालन करवा पाएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत चालन करवा पा रहा है, थोड़ा बहुत चालन करवा पा रहा है, वो किन की वजह से करवा पा रहा है? तो हमें पता है सर, हमारे पास जो चालक होते थे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चालन करवाते थे। इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल, या इसे हिंदी में कहते हैं कोटर, हिंदी में कहते हैं कोटर। तो होल या कोटर क्या होता है, इसका सिद्धांत भी आएगा जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट इसके बाद ही पढ़ेंगे हम इसे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल क्या होता है, हम समझेंगे। ये दोनों मिलकर इसमें चालन करवाते हैं। पॉइंट नंबर 7, अर्धचालकों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु उनमें से कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रायोगिक महत्व रखते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे अभी हम देखेंगे कि हम कुछ चालक को मिलाकर भी एक नए प्रकार का अर्धचालक बना लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही देते हैं, इन्हीं को यूज करते हैं। हाँ, कोटर भी बोलते हैं, छिद्र नहीं बोलते इसको, है ना। गड्ढा नहीं है, ये नाम भले ही होले लेकिन ये गड्ढा नहीं है। ठीक है, इसे हम रिक्तिका वगैरह नहीं बोलेंगे, है ना, रिक्तिका छिद्र नहीं बोलेंगे, हम इसे होल या कोटर ही बोलते हैं। चलिए, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अच्छा, पहले ये बता दो, ये 7 के 7 पॉइंट सभी को क्लियर है? क्योंकि देखो, ये वाले चैप्टर में स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस तक थ्योरी ही चलती रहेगी, है ना। बढ़िया मजेदार चैप्टर है। तुम बोलोगे कि वाह, पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो फिजिक्स चल रहा है, भगवान ऐसा ही पूरा फिजिक्स बना दो, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ भाई, पिछले 1 हफ्ते से तो मजा आ रहा है सर। ये साल जाते जाते हमें बहुत सारी खुशियां देकर गया है सर क्या बताऊं मैं। पिछले साल में मुझे थोड़ा सा गम हो रहा था कि ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल से कब पीछा छूटेगा, और 2023 जाते जाते सर मुझे इतना खुश कर गया है सर, क्या बताऊं सर। नो न्यूमेरिकल ऑल्सो वेरी इजी, 1 लाइन क्वेश्चन, वेरी इजी, फॉर्मूला रटिंग, टिक लगाएंगे, ओए होए होए होए, चीता स्टार, है ना। तो ऐसा ही होगा ये पूरा साल, जब तक खत्म होगा तब तक हम यही करेंगे, तो आपको बढ़िया मजा आएगा। लेकिन फिर अगले साल में असली रूप फिर से दिखने लग जाएगा, चिंता ना करो। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक से बात थी, ये 7 पॉइंट थे, है ना। इसके अलावा अभी हमने जो एग्जाम्पल देखे, तो ये एग्जाम्पल, जैसे मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का एग्जाम्पल दे रहा था, तो वो ये है कि जर्मेनियम में देखो 2,8,18,4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिलिकॉन में 2,8,4 होता है। इसमें ये आप वैल्यू चाहो तो याद भी रख सकते हो। इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसमें, जर्मेनियम में, और सिलिकॉन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। सिलिकॉन में ऊर्जा अंतराल थोड़ा सा ज्यादा होता है, जर्मेनियम में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब हम बेसिक सा समझने वाले हैं कि कोटर सिद्धांत होता क्या है। बहुत जोर से हिट कर रहा है वायरस, तब बचाए, इसका इलाज करना पड़ेगा। हाँ भाई, तो देखो यहां पर ये क्या बना हुआ है ना। और ये कोटर सिद्धांत होता क्या है, ये समझना होगा हमें। तो कोटर सिद्धांत क्या कहता है, ये सारी बातें चिंता ना करो, ये यहां पर लिखी हुई है ना, सारी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। लेकिन पहले एक बार हमें बेसिक समझना होगा इसका फिर से। तो थ्योरी आप फिर से वहां से नोट डाउन कर सकते हो। देखो क्या हुआ, ये मान के चलो हमारे पास एक सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का गांव है ये क्या है, ये है सिलिकॉन का गांव। ये सिलिकॉन के गांव में हर कोई मजेदार मस्त तरीके से जी रहा है। ये सिलिकॉन का जो गांव है, वो सिलिकॉन का गांव जो है वो बहुत ही समृद्ध गांव है, खुशहाल और खुशी से भरा गांव है। इस गांव में हर कोई एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रह रहा है। किसी के जिंदगी में कोई गम नहीं है, कोई भी दुखी नहीं है ना। किसी को भी नीट का एग्जाम नहीं निकालना है,
किसी को भी जेई का एग्जाम नहीं निकालना है। इनका आपस में कार्यक्रम चल रहा है। गांव में जितने लोग हैं, है ना, कुछ लोग खेती कर लेते हैं, कुछ लोग गाय या पशुपालन कर लेते हैं, और बाकी लोग और दूसरा काम कर कर आपस में एक दूसरे से जो भी सामान लगता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, और सब लोग खुशहाली से जी रहे हैं बढ़िया तरीके से। कोई पैसे का लफड़ा नहीं, किसी को कुछ नहीं बनना है इस गांव में। ये है सिलिकॉन का गांव। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि इसके अंदर सारे बॉन्ड जो है वो सहसंयोजी बॉन्ड है, या यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट या सहसंयोजी बंधन हम कह सकते हैं। यहाँ पर सहसंयोजी बॉन्ड है इन सब के। तो अब ये सहसंयोजी बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हर एक सिलिकॉन जो है उसको पता है कि दूसरा वाला जो है वो भी सिलिकॉन ही है, और हम जितने सिलिकॉन हैं उन सबके पास एक जैसे सिलिकॉन है ना, एक जैसे सिलिकॉन है, सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक सिलिकॉन जो है वो दूसरे पर निर्भर है, और ये जैसे ये वाला इसके आसपास वाले चारों पर निर्भर है, ये वाला भी इसके आसपास चारों पर निर्भर है, और सब कोई मिलकर इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं बढ़िया मजेदार तरीके से, और सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 4 बगल वाले के ले लिए, और सब कोई मिलकर यहाँ पर सहसंयोजी बंधन बनाए रखे हैं। सबके इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी जगह पर है ना। हम बोलेंगे ये है 0 केल्विन पर। ये कब हो रहा है? 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर, अच्छा ये ओके नहीं लिखा हुआ ना, इसको पूरा लिख लो। ये क्या है? 0 केल्विन पर, 0 केल्विन पर, 0 केल्विन या 0 केल्विन पर। तो 0 केल्विन पर क्या हो रहा है सर? तो सर हम बोल सकते हैं कि 0 केल्विन पर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वह सब कोई अपनी जगह पर है, और सारे सिलिकॉन भी अपनी जगह पर है, सारे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग चल रही है, बढ़िया जिंदगी का मजा कार्यक्रम चल रहा है ना। तो सब अपने इस गांव में सब कोई बढ़िया मस्त तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमें पता है सर कि 0 केल्विन जो है वो वास्तविकता में तो संभव है नहीं है। -273.15 डिग्री सेल्सियस तो वास्तविकता में संभव नहीं है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? तो रूम टेम्परेचर जब आता है तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो भागना चाहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो इसमें भी सिलिकॉन के गांव में कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ऐसा समझो यार कि हर एक सिलिकॉन के 4 सदस्य हैं, हर एक सिलिकॉन के घर में 4 सदस्य हैं, हम 2 हमारे 2, है ना। तो हर एक सिलिकॉन का पूरे गांव भर में यही है, हम 2 हमारे 2, और सबके पास 4 सदस्य हैं। तो अगर किसी भी सिलिकॉन के घर में खाना बनेगा तो हमेशा 4 लोगों का बनता है। बिल्कुल भाईचारा है सिलिकॉन के गांव में। अगर कल को ऐसा होता है कि किसी सिलिकॉन में या किसी सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बोलता है कि आज मैं यहां नहीं खाऊंगा, तो कोई बात नहीं, है ना। वो यहां से उठकर, जैसे यहां पर ये उठकर कहीं दूसरी जगह चले गया, तो उसका खाना जो है वो कोई दूसरा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन आकर खा लेगा, है ना। मतलब सब कोई जो है वो 4-4 लोग रहते हैं एक घर में। तो क्या हुआ कि अगर मान के चलो किसी क्षण पर, है ना, किसी क्षण मतलब मान के चलो दिन का समय है, दोपहर का समय है ना, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन कूद के कहीं जाना चाह रहा था, इधर का इलेक्ट्रॉन कूद कर कहीं जाना चाह रहा था, ये जाना चाह रहे थे, रास्ते में थे, और मैंने सिलिकॉन के गांव की फोटो खींची। तो मुझे क्या दिखाई दिया? जैसे ही मैंने फोटो खींची तो मुझे दिखाई दिया कि यार यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कूदकर यहाँ जा रहे थे। अब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन, है ना, इसके घर में पनीर की सब्जी बनी है, लेकिन ये पनीर नहीं खाना चाहता। सर क्यों नहीं खाना चाहता पनीर? नहीं भाई, उसकी इच्छा नहीं है पनीर खाने की, नहीं पसंद उसे पनीर। कैसा बेवकूफ इलेक्ट्रॉन है, कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसा है। तो ये यहाँ पर जाकर खाना चाहता है, बोले आज मैं कुछ पौष्टिक खाऊंगा, तो ये सोचा कि मैं यहाँ पर जाकर दाल रोटी खाऊंगा। तो ये इस घर से निकलकर इस घर पर जा रहा था, और बीच में मैंने फोटो खींच लिया। तो मुझे क्या दिखाई देगा? मुझे ये दिखाई देगा कि यार यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ जगहों पर जो बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं बीच में घूम रहा है, कहीं बीच में भटक रहा है। तो जब मैंने ऐसा देखा, अब मैं ऐसा देख रहा हूं ना, मैंने इधर देखा, फिर क्या चल रहा गांव में,
फिर थोड़ी बात है क्या चल रहा है गांव में। तो जब जब मैं देख रहा हूं तो हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए, थोड़ी देर बाद देखूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाए, वो यहां जाना चाह रहा हो। तो जब जब मैं देख रहा हूं तो वहां पर उस क्षण पर कुछ जगह खाली होंगी, उस क्षण पर कुछ जगह खाली होंगी। तो वो जो खाली जगह थी उसको हमने नाम दे दिया होल या कोटर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? होल नाम दे दिया या कोटर नाम दे दिया। मतलब कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कूद कर जाना चाह रहा था, तो उस क्षण के लिए जगह खाली कर दी उसने, उस क्षण के लिए जगह खाली कर दी। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि एक होल बन चुका है। क्या बन चुका है? यहां पर एक होल बन चुका है। यहां पर भी एक होल है, यहां पर भी एक होल है, यहां पर भी एक होल है, यहां पर भी एक होल है। जहां जहां आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वहां पर क्या है? होल है। तो इसका मतलब क्या, वहां पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा? नहीं, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना। वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ का खाली करके गया वो यहाँ चले जाएगा, और ये आपस में ऐसी अदला बदली दिन भर चलती रहती है ना। मतलब जैसे देखा होगा ना, या तुम्हारे गांव में भी ऐसा रहा होगा कि जब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो 4 साल के, 5 साल के, 2 साल के, है ना, 5-6 साल के बच्चे, ये बच्चे आधे टाइम पड़ोसी के घर में ही रहते हैं ना। अगर एक छोटा बच्चा होगा, गांव में तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं वो ऐसे ही रहता है कि पूरा परिवार, मतलब गांव में 4-5 परिवार के घर साथ ही होते। तो ये वाला बच्चा कभी यहाँ रहेगा, ये यहीं आया था, यहीं इसने खाना खा लिया, यहीं खाना निकाल भी दिया, पता चला कि यहाँ खाना निकाला, फिर थोड़ी देर बाद उनके घर गया था, उनके घर टीवी देखने चले गया, वहीं सो गया जाकर। फिर इसकी मम्मी ढूंढ रही है कि खाना बन गया घर में, फिर वो इधर वाले घर में गई तो पता चला कि यही खाना खाया और यहीं इसने खाना निकाल भी दिया, जो इधर खाकर गया था वो वहां पर निकाल कर आ रहा है, फिर जो यहाँ खाया था वो वापस अपने घर में आके निकाल रहा है, बीच में कहीं जाकर सो रहा है। तो ये वैसी ही कहानी चल रही है यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन की, है ना। कोई भी कहीं भी पहुंच जाता है, ठीक है। फिर इसके घर वाले परेशान हैं, इसकी मम्मी परेशान है कि तो हमारे घर में बैठता ही नहीं है ना। फिर पता चल रहा है कि जो बड़ा भाई है उसका दोस्त भी आधे टाइम घर में ही बैठा हुआ है ना। तो ये जो है वो सब कुछ आपस में चलता रहता है। या आधे टाइम हो सकता है कि कुछ गांव में कुछ बच्चे जो है वो पेड़ के नीचे बैठकर कंचे खेल रहे हैं। तो ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर भी चल रहा है, इस गांव में भी यह चल रहा है। तो यहाँ पर अगर जिस घर में जगह खाली है उसको हम क्या बोल देंगे? होल बोल देंगे। अब ये होल बोलना क्यों जरूरी है सर? यहाँ पर होल बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो यार, मैं ना इस चीज को 2 तरीकों से देख सकता हूं, इस चीज को मैं 2 तरीकों से देख सकता हूं, है ना। अब यहाँ पर इस गांव में एक और जो कहानी चल रही है, इस चीज को मैं 2 तरीके से देख सकता हूं। या तो मैं ऐसा समझू यार कि ये इलेक्ट्रॉन जो वो इधर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन की गति हो रही है। या इसका दूसरा, इसका उल्टा भी मैं समझ सकता हूं। क्या? इसका उल्टा भी मैं समझ सकता हूं। क्या? कि सर होल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, होल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, है ना। कि कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये वैसी ही बात होगी, एक रिलेटिव मोशन वाली बात, कि सर हम एक गाड़ी में बैठे हैं, हमें लग रहा है कि सर ये दूसरी गाड़ी जो है वो पीछे जा रही है, लेकिन असल में उसे लग रहा है कि हमारी गाड़ी आगे जा रही है। तो हम इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं कि या तो होल 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 गति कर रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन 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 गति कर रहे हैं। तो इसलिए जो गति हो रही है हम ऐसा बोलते हैं कि गति जो है वो 2 की मिलकर हो रही है, होल के कारण भी हो रही है और इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो रही है। तो क्या इस गांव की पहली कहानी है ना, इस गांव की कहानियां, बहुत सारी कहानियां अभी इस गांव की, तो मजा आएगा इस चैप्टर में। तो दो कहानियां, मतलब अभी 2 बेसिक सी बातें इस गांव की, पहली 2 कहानियां कि एक इलेक्ट्रॉन की कहानी और एक होल की कहानी। क्या सभी को समझ में आ गई है? ठीक है। तो ये जो कोटर की कहानी जो मैंने आपको बताई है, वो उसका ही थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है। हम बोलते हैं इसे कोटर की अवधारणा। क्या होता है कि बाह्य ऊर्जा या ताप या विकिरण, है ना, ताप मतलब टेम्परेचर बढ़ा, या विकिरण, या जो इसके ऊपर जो एनर्जी गिर रही थी, जो ऊर्जा आ रही थी विकिरण के रूप में, लाइट के रूप में, उससे उसने ऊर्जा ली और उसका बॉन्ड तोड़ा, और बॉन्ड तोड़कर वो दूसरी जगह चली गया। तो यहां पर बॉन्ड तोड़ने के कारण जब इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाता है,
तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को कोटर या होल कहते हैं। इस पर इलेक्ट्रॉन जितना ही किंतु धनावेश हो जाता है। इस धनात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन की कमी यादृच्छिक रूप से अर्धचालक ठोस में गति करती है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ये वही वाली बात लिखी हुई जो मैं आपको बोल रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो एक तरीके से गति करती रहती है ना। मतलब या ऐसा होता है ना कि कुछ एनिमेशंस आपने देखे होंगे जिसमें ऐसा दिखाते हैं कि भैया ये देखो यहाँ पे लड़का चल रहा है, फिर हमें समझ में आता कि नहीं लड़का वहीं खड़ा हुआ है, पीछे वाली सीनरी जो है वो चल रही है। तो ये वही इल्यूजन वाली बात है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन चल रहे या होल चल रहे, दोनों चीजें हम मान सकते हैं। क्या ये अवधारणा सभी को समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसको अगर आप चाहो तो हम ऐसा बनाएंगे। ये तो मैंने आपको किस में बताया? मैंने आपको ये सिलिकॉन के गांव में बताया, लेकिन अगर हम जो बैंड वाली सिद्धांत पढ़ रहे हैं उसके अनुसार बनाएं तो क्या होगा? देखिए, हमारे पास भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंच गए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहुंचा दिए, थोड़ा कम कर देते, 3 ही कर देते यहां पर, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स निचले ऊर्जा स्तर पर थे। ठीक है, वैसे तो सारे इलेक्ट्रॉन को सर निचले ऊर्जा स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए हैं तो वहां पर हम क्या बना देंगे? होल। 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए तो यहां पर बन चुके हैं 3 होल। ये क्या हो गया? ये संयोजी बैंड हो गया और ये चालन बैंड हो गया है। ये क्या? ऊपर वाला जो है वह संयोजी बैंड है और ऊपर वाला जो है वो चालन बैंड है और नीचे वाला जो है वो संयोजी बैंड होएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? मैंने कैसे बताया? यहां से होल बना दिए ताकि वो दिखे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। ठीक है, रसियान क्या बोल रहा है? सर आज मैं पहली बार मैसेज कर रहा हूं, कृपया ध्यान दे। बहुत बढ़िया। तो क्या करें? मतलब हम पढ़ाना छोड़कर आप पर ध्यान दे? मैं पहली बार आया हूं, मुझको पहचान लो, मैं हूं डॉन। देख यहाँ पर डॉन। हाँ भाई, तो ये अर्धचालक की अवधारणा हमें समझ में आ गई। अब हमें इसके और भी कुछ गुणधर्म और भी कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, जैसे सबसे पहली बात, यह संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। ये क्या? बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाँ, एक बच्ची ने डाउट पूछा, बढ़िया सी बात बोली। उसने बोला कि सर यहाँ पर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बॉन्ड तो टूट गया। तो कोई बात नहीं है बेटा, बॉन्ड टूट जाने दो, वो चालन बैंड में चले गया। देखो, ये मतलब सतत रूप से कार्यक्रम चलता रहेगा। वही मैं बता रहा हूँ ना, जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको एकदम दिल में उतारो, उस एग्जाम्पल को फील करो। वो तुम्हारी ही जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, तो तुम और चीजों को अच्छे से फील कर पाओगे। ये जरूरी नहीं ये जो इलेक्ट्रॉन चले गया ये बिल्कुल ऊपर ही रह गया, नहीं, इसका मन करेगा नीचे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएगा, क्या दिक्कत है ना। हो सकता है कि आज उसे घर का ही पनीर खाने की इच्छा हो तो घर में रुका है। हाँ भाई, तो सबसे पहली बात ये इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट सी बात, इसका प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अच्छा सर, ये क्या चक्कर है एक्चुअल में? इसका प्रभावी द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। देखो, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन से अधिक द्रव्यमान क्यों बोला जाता है, इसके पीछे थोड़ा सा केमिस्ट्री है। क्या कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर बॉन्ड के अंदर आ जाता है तो वो एक्चुअल में वहां पे स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। क्या है वहां पे? वो स्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर में भी बातें करी थी कुछ बंधन ऊर्जा वगैरह की, तो वो जब एक बंधन में बंध जाएगा तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी। तो स्टेबिलिटी ज्यादा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, है ना, वो वहां पर बहुत तेजी से गति कर रहा है। तो उस कंडीशन में उसका जो प्रभावी द्रव्यमान होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हल्का सा कम हो जाता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर, बॉन्ड के बाहर चले गया, इलेक्ट्रॉन कहीं मुक्त रूप से घूम रहा है, तो वहां जो होल हो चुका है, तो वो होल जो बना है उसमें वहां पर कोई वास्तविकता में है नहीं। देखो, होल का जो सिद्धांत है, होल का सिद्धांत जो है वह
वह कहीं पर वास्तविकता में है नहीं, मतलब वास्तविकता में होल नहीं बना, वो तो हमने समझने के लिए उस चीज को ऐसा मान लिया। ठीक है, तो अगर हमने इस चीज को ऐसा समझा कि जो प्रभावी द्रव्यमान जो होगा वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया तो वहां पर जो रिक्तिका बची या जो कुछ होल बना, तो वो जो होल का द्रव्यमान होगा या जो उसमें जगह खाली बची उसका द्रव्यमान जो है हम वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेते हैं। साथ ही साथ यह, अच्छा एक और बात बता देता हूं पहले यहीं पर ही, कि अगर इसका द्रव्यमान जो है, देखो दो चीजें एक्चुअल में, एक इसका अपवहन वेग है और एक इसका द्रव्यमान है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो। कैसा? कि अगर मैं बोल रहा हूं कि प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, तो मैं अगर मैं इसका अपवहन देखूंगा तो अपवहन या अपवहन वेग क्या था, हमें पता है सर, ये ई बटे में एम इंटू टाउ होता है। ओले बाबा ले बाबा जका ले आए, जका है, हाँ भैया जका है, जी क्या है, जी कहां से आया? हाँ बेटा, अगर आपके 500 के ऊपर नंबर नहीं आ रहे कोई चिंता वाली बात नहीं, मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा। पहले अभी हम ये पढ़ लेते, हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। कितने महीनों से आपने अपने आप को पढ़ाई में झोंक रखा है, सालों तो नहीं हुए हैं, तो चिंता ना करो, रिजल्ट मिलेगा। हाँ, अपवहन वेग का फॉर्मूला है, तो यह अपवहन वेग का फॉर्मूला है। तो यहां पर हमें पता है सर कि अगर मैंने बोला द्रव्यमान ज्यादा तो अपवहन वेग कम होना चाहिए, तो इसकी गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है, होल की गतिशीलता कम होती है। तो आप इन दोनों को रिवर्स में भी समझ सकते हो। कैसे? देखो ऐसा समझ सकते हो कि अगर कहीं से प्रभावी द्रव्यमान ज्यादा क्यों होता है, इसको उल्टा भी समझ सकते हो। क्या? कि जब कहीं से इलेक्ट्रॉन जाएगा तब होल बनेगा। तो पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉन या होल? पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉन या होल? इलेक्ट्रॉन या होल क्या आया पहले? पहले कौन गया? इलेक्ट्रॉन गया तभी तो होल बना। अरे इलेक्ट्रॉन गया तभी तो होल बना ना, है ना? इतना सोचो मत, है ना? ये मुर्गी और अंडे वाला सवाल नहीं कि कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा, उसका तो जवाब नहीं, लेकिन इतना पक्का सर कि होल गया तभी तो इलेक्ट्रॉन बना। तो तेज कौन गति करेगा? सर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, उसके पीछे पीछे होल जाएगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा वहां पे होल आता जाएगा। तो गतिशीलता किसकी ज्यादा, अपवहन वेग किसका ज्यादा है? तो सर यहां पर इलेक्ट्रॉन तेजी से गति कर रहा है तो होल धीमे गति कर रहा है। तो होल का अगर वेग कम है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होना चाहिए। तो इस चीज को ऐसा भी समझ सकते हो आप कि यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है उसका द्रव्यमान अधिक होगा, सॉरी होल का द्रव्यमान अधिक होगा, और इसका गतिशीलता या वेग जो होगा इलेक्ट्रॉन से कम होगा। साथ साथ यह धनावेशित आवेश वाहक की भांति व्यवहार करता है। होल छद्म आवेश की भांति व्यवहार करता है, इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है ना? होल का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, बस एक काल्पनिक कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम आगे चल के चीजें समझने वाले हैं। ठीक है, अंडा और मुर्गी दोनों एक साथ आए थे, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये खुशी को कोई बता दो कमेंट करके कि क्लास को एक बार बंद कर ले और फिर से चालू कर ले। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी मुर्गी पहले आई थी। अच्छा, तो मुर्गी कहां से आई थी? किसी दूसरे के अंडे में से। होल इंसुलेटर में हो सकते क्या? हो सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दो या विभवांतर बहुत ज्यादा दे दो या ऊर्जा ज्यादा मिल जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन वहां के भी कूद कर जा सकते हैं। चलो, हाँ भाई, तो अब ये जो सारी कहानी थी, है ना? अच्छा, ये फिर से वही वाला फोटो, हमने ये सारी कहानी कोटर का सिद्धांत जो है वो बढ़िया तरीके से समझ लिया। अब हमें यह पता करना होगा कि हमारे पास जो अर्धचालक होते हैं वो कितने प्रकार के अर्धचालक होते हैं। तो अर्धचालक में अर्धचालक जो है वह दो प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं बेसिकली। कितने प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं? दो प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। इसको साइड में लिख देते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? पहला वाला होता है नेज अर्धचालक या नीच अर्धचालक भी बोलते हैं इसे, ज्यादातर जगह नेज ही मिलेगा आपको। और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक, पहला होता है नेज अर्धचालक
और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक। तो अरे बस करो रे, बस करो, है ना। बिल्कुल ही तुम्हें ऐसा लगता है कि एसपी सर को तो बायोलॉजी का बी भी नहीं आता है ना। बिल्कुल ज्ञान की धारा ही बहने लग जाती है कुछ बच्चों के अंदर से। तो सर म्यूटेशन हुआ था, सर इवोल्यूशन हुआ था, सर इवोल्यूशन के बेसिस पे कह सकते हैं मुर्गी पहले आई थी। बहुत बढ़िया, पता कर लिया तुमने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुम्हें ये बात आती है, ये सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो यहां जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे लो। हाँ भाई, तो सबसे पहली बात, अर्धचालक कितने प्रकार के हो सकते हैं, हाँ, और उससे मतलब होगा भी। तो अभी तो बिल्कुल मतलब नहीं है। अच्छा, ये देखो, है ना, ये एक और आया जिसकी बायोलॉजी भी डूबी हुई है ना। कुछ बच्चे गंगोर बायोलॉजी वाले जिनकी रगों में बायो दौड़ रहा है, कुछ है फिजिक्स वाले, है ना। ये है अभी भी आर्ट्स का लड़का, बोल रहा मुर्गा पहले आया था सर। ठीक है, तो फिर यहां पर मुर्गा, मुर्गी और अंडा, वो सब तो बाद में आया, लेकिन पहले फिजिक्स आ गया था। ठीक है, तो फिजिक्स आया, उसी से सब कुछ पता चला था। तो यहां ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूं। तो अर्धचालक जो होगा वो नेज और बाह्य हो सकता है। तो नेज या हम इसे शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, और बाह्य मतलब अशुद्ध अर्धचालक। अब क्या चक्कर है इनका, देखो। तो शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं वो अर्धचालक, जो नॉर्मल अर्धचालक जो हम पढ़ते आ रहे हैं उन्हें हम शुद्ध अर्धचालक ही बोलते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सिलिकॉन का गांव था, जैसे अभी हमने जो कहानी पढ़ी थी सिलिकॉन के गांव की, ये सिलिकॉन का गांव था। तो सिलिकॉन के गांव में क्या है सर, +4 +4 +4 +4 +4, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना। तो +4 +4 +4 लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि यहां पर हर एक जगह 4 4 4 4, मतलब +4 ये हो गया कि यहां पर हमारे पास हर एक जगह सिलिकॉन 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 है, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, और वो आपस में शेयरिंग कर रहे। सिलिकॉन या जर्मेनियम हो सकता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, होल बन रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। ये पूरी कहानी जो हमने समझी वो बिल्कुल बेसिक सी कहानी। और ये जो प्रकार का अर्धचालक होता है वो नीच अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहलाता है, जिसमें कोई भी दूसरा आदमी दूसरे गांव का नहीं है। तो ये जो होता है इसे हम कहते हैं नेज या शुद्ध अर्धचालक। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है। यह शुद्ध अर्धचालक है जिसमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। इसमें ऊष्मीय विभोक्ष के परिमाण स्वरूप आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऊष्मा ये ग्रहण कर लेता है, उसके कारण इसमें कुछ चालक या कुछ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो जाते हैं। ठीक है, तो यह जो होगा यह हमारे पास शुद्ध अर्धचालक होगा। साथ ही साथ इसमें परमाणुओं की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा परमाणुओं में सहसंयोजी बंधन होता है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne और संयोजी बैंड में होल की संख्या NH समान होती है ना। ये बात जो अभी मैंने आपको समझाई कि क्या होता है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स चालन बैंड से संयोजी बैंड में, संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे उतने ही होल बनेंगे। तो नीचे होल और ऊपर इलेक्ट्रॉन समान होते ही होते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होल के अनुगमन वेग से अधिक होता है ना। इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं होल के मुकाबले। इसमें फर्मी ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य स्थित होता है। अच्छा, ये क्या चक्कर है सर, फर्मी ऊर्जा स्तर। फर्मी ऊर्जा स्तर को अभी जब हम अशुद्ध अर्धचालक या जब हम बाह्य अर्धचालक पढ़ेंगे तब और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आप अभी के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर को ऐसा मान सकते हैं कि वह ऊर्जा स्तर जो न्यूनतम है उसे पार, मतलब किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को पार करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मतलब एक वो लेवल, ऊर्जा का वो लेवल कि अगर उसने इतना पार कर दिया तो वो संयोजी बैंड में जा सकता है। ठीक है, तो वो वाला जो एक लेवल कहलाएगा वो फर्मी लेवल कहलाएगा। और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फर्मी लेवल तक जाने की पूरी कोशिश कर डालते हैं, या ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्मी लेवल के आसपास, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं होल भी हो सकते हैं, फर्मी लेवल के आसपास होते हैं। अब किसमें होते हैं होल, किसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आगे चलकर हम समझेंगे, अभी बाह्य अर्धचालक समझेंगे तब। तो इसके लिए बस इतना ध्यान रख सकते हो कि इसमें जो फर्मी ऊर्जा स्तर होते हैं वो बीच में होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड के।
साथ ही साथ शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि जो होती है 10 की घात 8 में 1 भाग होता है ना, इससे कम होना चाहिए, इतना भी नहीं, इससे भी कम होना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास 10 की घात 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टीनिंग 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 कितना हो गया सर, 1000 लाख करोड़, 10 करोड़ में 1। अगर 10 करोड़ मेरे पास सिलिकॉन है तो उनमें 10 करोड़ में 1 भी नहीं होना चाहिए कोई बाहर वाला एटम, तब मैं बोलूंगा इससे ये शुद्ध है ना। साथ ही साथ इसमें शुद्ध में क्या होता है, होल की संख्या है ना। अच्छा Ne क्या है, प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। NH क्या, प्रति इकाई आयतन में होल की संख्या, और यही दोनों मिलकर धारा प्रवाहित करवाएंगे। Ne क्या हो गया, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व, NH क्या हो गया, संयोजी बैंड में होल घनत्व। होल घनत्व मतलब कि प्रति इकाई आयतन में कितने होल है, ये सब हम जो, ये वही N है जो हमने चालक, जब हमने जब हमने विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा था तब, है ना। ये कौन है, बादल सिंह। बादल ऐसा क्या कर रहा हो, एक भी नहीं। अबे ये बहुत कम संख्या है, 10 की घात 8 बहुत छोटा नंबर है, कुछ ज्यादा ही शुद्ध हो गया। अबे कैसे शुद्ध हो गया, 10 की घात 8 जो है वो बहुत छोटा नंबर है। 10 की घात 8 बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, ये बताओ। दस की घात 8 जो है वो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, सब दिख तो बहुत बड़ा आ रहा है। अरे लेकिन वो परमाणु की संख्या है यार, 10 की घात 8 परमाणु क्या होंगे, इतू से भी नहीं होंगे 10 की घात 8 परमाणु। तो हम बोलते हैं सिलिकॉन। अच्छा सिलिकॉन का एटॉमिक मास बताओ, सिलिकॉन का एटॉमिक मास बताओ कितना होगा, सिलिकॉन का एटॉमिक मास क्या होगा। अच्छा तू पैसे के बारे में सोच रहा था कि 10 करोड़ रुपए कितने होते हैं, है ना। ये 10 करोड़ है, लेकिन ये है जिम्बाब्वे के 10 करोड़ है, मिलेगा। हाँ सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना होता है, 14 होता है, बहुत ही बढ़िया। तो अब एक काम कर, जो 14 बोल रहा हूं वो 10 करोड़ H2O के मॉलिक्यूल ले और उसमें डूबकर मर जा। अब सोच 10 करोड़ H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, चुल्लू भर पानी भी नहीं होगा वो तो, है ना। 28 मतलब 28 ग्राम अगर मैं सिलिकॉन लेता हूं तो उसमें 10 की घात 23 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम होंगे, और मैं कितने बोल रहा हूं 10 की पावर 23 30 ग्राम में होंगे। 30 ग्राम क्या, 23 ग्राम इतना सा आएगा, और मैं बोल रहा हूं केवल 10 की घात 8, 10 की घात 23 से तो बहुत कम हो गया ना यार, ये तो बहुत बहुत छोटा है, बहुत छोटा नंबर है ना। तो समझ लो बहुत बड़ा है, कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है ना। तो अगर किसी को लगता है कि मैं डूब मरूं तो एक काम कर, 10 करोड़ H2O के मॉलिक्यूल्स ले और उसमें डूब जा, डूब पाएगा, है ना। वो जो डायलॉग है चुल्लू भर पानी में डूब मर, वो भी शर्मा जाएगा, बोले मैं ही डूब जाऊं इसमें, तो लोग मुझ में डूबने आ रहे हैं, मैं ही इसमें डूब जाऊं, इतना कम है ये तो। जिम्बाब्वे क्या होता है जिम्बाब्वे एक देश है, जिम्बाब्वे, यार क्रिकेट विकेट नहीं देखते क्या तुम, जिम्बाब्वे की टीम आती थी। जिम्बाब्वे एक देश है ना। उस देश में अर्थव्यवस्था इतनी खतरनाक रूप से, मछली भी ना मरे, अरे मछली भी ना मरे, मछली के शरीर पे पानी टच ना हो इतने में तो। जिम्बाब्वे एक ऐसा शहर था, मतलब सॉरी एक देश है, अभी था नहीं है, वहां पे एक्चुअल में अर्थव्यवस्था इतनी घातक रूप से खराब हो चुकी है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और वहां पे महंगाई दर इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां पे ब्रेड का एक पैकेट लेने जाओगे आप, या आटा लेने जाओगे तो लाखों रुपए का मिल रहा है, लाखों रुपए का मिल रहा है वहां पर। ठीक है, मतलब कि अगर मान के चलो वहां पे तो मतलब पैसों की कीमत गिर चुकी है पूर्ण रूप से। अब वहां पे लोग डॉलर में, मतलब जो अमेरिका की करेंसी है उसके ऊपर हिसाब करते हैं। वहां पे अगर मान के चलो कि आपको
आपने सोचा कि भैया मेरे को आज सब्जी भाजी खरीदने जानी है, तो जिस झोले में सब्जी लेने जाओगे उस झोले में पहले नोट की गड्डी भर कर ले जाओ, उतने नोट देने पड़ेंगे फिर सब्जी आएगी। इतना महंगा नहीं, इतना सस्ता हो चुका है यार। ये छोड़ो, ये तुम नहीं समझ पाओगे अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा। फिजिक्स समझ ले, ये ज्यादा आसान है ना, ये ज्यादा आसान है जो मैं समझा रहा हूं उससे। उसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। तो इकोनॉमिक्स समझना थोड़ा टिपिकल काम है कि करेंसी कैसे बोलते, कोई सी चीज महंगी या कोई सी चीज सस्ती कैसे कहलाती है। तो वो मामला है ना, वो बहुत खतरनाक चीज है, उसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। तो अगर कोई सी चीज ऐसा है ना कि अगर मैं 10 लाख रुपए देकर कोई सी चीज खरीद रहा हूं और जो बहुत ही तुच्छ सी चीज है, तो इसका मतलब वो महंगी नहीं है, वो चीज बहुत ज्यादा सस्ता हो चुका है वहां पर कार्यक्रम, है ना। मतलब वहां पे करेंसी की जो वैल्यू है, नोट की जो वैल्यू है, वो गिर चुकी है। चलो तुम्हें इतना तो पता होता होगा ना, इतना पता होता ना कि हम ऐसा देखते हैं कि इंडिया का रुपए और डॉलर क्या भाव चल रहा है। ऐसा कभी सुना है कि 80 रुपए का $1 हो गया है? या कभी कभी ये तो सुना होगा ना कि लोगों बाग ये भाषण में कुछ नेता लोग बोलते हैं कि हमारे देश की मुद्रा का ये हाल कर दिया है, जब सरकार आई थी तब 72 रुपए में था $1, आज 80 के पार पहुंच चुका है $1, 85 रुपए का $1 हो चुका है। आने वाले समय में ऐसा ही रहेगा तो देश लूट कर ले जाएंगे, ये 90 रुपए का $1 हो जाएगा। जो बोल रहा है उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बस वो बोले जा रहा है, फालतू की बात है। क्या हो रहा है इसका मतलब ये समझना है ना। तो वैसी बात होती है कि ये डॉलर के कंपैरिजन में देखते कि महंगा है सस्ता है, ठीक है। तो उनका लाखों रुपए का $1 हो चुका है। चलो छोड़ो वो सब कुछ, अरे कहां लगे हो तुम, ये समझो बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं तुम्हें, वेरी इजी है ना। डॉलर रूपी बहुत दिमाग खाएंगे, यहां देखो तो। चलो है ना, पैसों की वैल्यू नहीं गिर रही है, एक्चुअल में पैसों की वैल्यू नहीं गिर रही। इंडियन रूपी तो उतना ही है, अमेरिकन डॉलर महंगा होता जा रहा है। छोड़ रहे, यहां ध्यान दे ले तो। हाँ, तो मैं बोल रहा था होल की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है आपस में, और वही क्या करते हैं, वही आवेश, वही अर्धचालक में आवेश वाहकों का घनत्व होता है, ठीक है। तो यह किसमें हो रहा है, शुद्ध अर्धचालक में। शुद्ध अर्धचालक बिल्कुल बेसिक सा अर्धचालक जो हम पढ़ रहे थे उसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। हाँ भाई, तो एक बार जिम्बाब्वे की कहानी से बाहर आ जाओ, बताओ भैया यहां पर कुछ डाउट हो तो। चलो ठीक है, ये क्या इतना मामला सेट है। डॉलर मतलब क्या होता है, हाँ डॉलर की चड्डी आती है, बहुत बढ़िया है ना। तो यही सब कुछ समझ ले, बहुत बढ़िया है ना। तो यहीं तक ही रहे, तेरा दिमाग वहीं तक ही जा पा रहा है। बेटा लास्ट पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व होता है इकाई आयतन में, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलकर, ये देख, ये इतनी सी बात कहना चाह रहा है बस, कि जैसे मैंने आपको अभी समझाई थी ये बात, कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर जाएंगे उतने ही होल बनेंगे। तो 50 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए तो 50 होल बने, बस वही वाली बात लिखी है कि इसमें होल की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। चलो हाँ भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे बाह्य अर्धचालक या अपद्रव्य अर्धचालक, या हम इसे अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट सी कहानी है जो हमें समझना होगी, ये एक इंपॉर्टेंट सी कहानी जो हमें समझना होगी। यह होता है अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई अर्धचालक है और उस अर्धचालक में अगर हम बाह्य अशुद्धि मिला देते हैं, हम उसमें बाह्य अशुद्धि मिला देते हैं, तो उसमें चालकता बढ़ जाती है। क्योंकि देख, अगर मैं बात करूं शुद्ध चालक या शुद्ध अर्धचालक की, तो जो शुद्ध अर्धचालक है
वो कैसा है, किसी काम का है क्या? हाँ, फर्मी ऊर्जा स्तर और बेहतर तरीके से समझोगे, कृपया शांति बनाए रखें, हम बाह्य अर्धचालक समझेंगे तो उसमें और बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। तो क्या शुद्ध अर्धचालक जो है वो किसी काम के है? क्या शुद्ध अर्धचालक जो है वो किसी काम के है? तो हमें ऐसा लग सकता है कि हाँ सर, शुद्ध अर्धचालक काम के है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चालन करवाएंगे। तो तू तो गधा है। क्यों? अगर चालन ही करवाना है, विद्युत धारा ही प्रवाहित करवानी है, तो चालक ले जाना। महंगी चीज के ये तो कैसी मूर्खता भरी बात हो गई कि मेरे को पता है, मुझे पता है भैया कि मेरे यहाँ पर जो ईंटें है घर के अंदर है ना, वो अगर मैं पत्थर की ईंटें भी लगवा लूंगा और उसके ऊपर पुताई करवा लूंगा तो भी मेरा घर टिका रहेगा। तो क्या मैं उसके अंदर जो ईंटें है वो सोने की ईंटें लगवाऊंगा? नहीं सर, है ना। माना किसी के पास बहुत पैसा भी है, कितना भी अमीर है, दुबई का शेख भी होगा, तो भी वो अपने घर में सोने की ईंटें तो नहीं लगवाएगा। वो बात अलग हो सकती है, घर के ऊपर सोने की परत जरूर चढ़वा ले, गाड़ियों पे सोने की परत चढ़वा ले, लेकिन अंदर तो सर सोने की ईंटें नहीं लगवाएगा वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें चालन करवाना ही है, विद्युत धारा प्रवाहित करवाना ही है, तो चालक ले लो यार, अर्धचालक की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये जो अर्धचालक, जो हमने शुद्ध प्रकार का अर्धचालक पढ़ा, इसका कोई यूज नहीं है, किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो उसको काम का बनाने के लिए, उसको थोड़ा लायक बनाने के लिए क्या करना होगा? उसको लायक बनाने के लिए क्या लिया गया? हमने बोला कि हम उसमें कुछ अशुद्धि मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। तो अशुद्धि मिलाते हैं, तो जब हम नीच अर्धचालक या नेज अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिला देते तो उससे क्या बन जाता है? बाह्य अर्धचालक बन जाता है। तो क्या होता है? एक अशुद्ध अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहलाता है ना। ये चिंता ना करो, याला पॉइंट और याला पॉइंट एक ही लिखा हुआ है। जब शुद्ध अर्धचालक में कोई विशिष्ट अशुद्धि मिलाई जाती है जिसकी संयोजकता मूल पदार्थ से भिन्न होती है, तो गतिशील इलेक्ट्रॉन या होल की संख्या तेजी से बदलती है और एक बाह्य अर्धचालक कहलाता है। अब बाह्य अर्धचालक जो है वो फिर से दो प्रकार के हो सकते हैं, कि जो अशुद्धियां है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक पंच संयोजी हो सकती है, एक त्रिसंयोजी हो सकती है ना। पंच संयोजी और त्रिसंयोजी क्या होता है, इसको हमें समझना होगा, है ना। इसे हमें समझना होगा कि पंच संयोजी और त्रिसंयोजी क्या होता है। तो पंच संयोजी मतलब कि ऐसी अशुद्धि या अर्धचालक में एक ऐसी अशुद्धि मिलाई जाए जिसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हो आखिरी शेल में, उसे हम पंच संयोजी कहेंगे। और ऐसी अशुद्धि जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो बाह्य शेल में, उसे हम त्रिसंयोजी अशुद्धि कहेंगे। तो अशुद्धि कैसे मिलाते हैं? हम क्या करेंगे? सिलिकॉन का एक एटम हटा लेंगे, वहां से सिलिकॉन का एक एटम हटाएंगे और उसकी जगह हम एक ऐसा एटम, जैसे हमने PaSSB मतलब कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह रख देंगे, तो उसमें क्या होगा? उसमें अगर हमने फास्फोरस डाल दिया तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक सिलिकॉन हटा, एक सिलिकॉन हटा, उसकी जगह एक फास्फोरस बैठा दिया। तो फास्फोरस में देख, अगल बगल वालों को तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, अगल बगल वालों को तो 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना शेयरिंग के लिए। अगर मान के चल यहां पर मैंने एक +5 बिठा दिया, लाकर +5 बिठा दिया, तो +5 बिठा दूंगा तो क्या होगा सर? अगल बगल वालों को तो 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जाएगा, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन खाली भ्रमण करता रहेगा। तो ऐसे अगर मैंने 1 करोड़ P लाके बिठा दिए सिलिकॉन की जगह, तो वहां पे 1 करोड़ खाली इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। या इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हमने बोरॉन लाके बिठा दिया, बोरॉन, तो बोरॉन के पास +3 होता है सर, तो यहां पर इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो अलग अगल बगल वालों के साथ शेयर करेगा, और एक खाली स्थान या एक होल रह जाएगा, एक खाली स्थान या एक होल रह जाएगा। तो अगर मैंने 1 करोड़ बोरॉन लाके बिठा दिए तो वहां पर 1 करोड़ होल बन जाएंगे, तो इससे चालकता बढ़ जाएगी। देख, होल भी चालन करवा सकता है और इलेक्ट्रॉन भी चालन करवा सकता है। तो ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं जिसे हम बोलते हैं, एक होता है पंच संयोजी, एक होता है त्रिसंयोजी। पंच संयोजी अर्धचालक जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं P प्रकार के अर्धचालक, N प्रकार के अर्धचालक, और जो त्रिसंयोजी होते हैं उन्हें हम P प्रकार के अर्धचालक बोलते हैं, जिसमें P मतलब कि होल बन गया, पॉजिटिव आवेश आ गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और N मतलब कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव हो गया। तो P और N प्रकार के अर्धचालक जो है, अब वो हम डिटेल में
पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। तो एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक पढ़ना है। जिसे फर्मी लेवल पे डाउट हो रहा है बेटा, मैं ये बता देता हूं कि देखो क्या होता है कि यहां पर जैसे ये हमारे पास एक तरीके से एन प्रकार का अर्धचालक है, तो इसमें क्या होता है कि एक फर्मी लेवल, जहां पे जो मिनिमम लेवल जिसको क्रॉस कर कर एक इलेक्ट्रॉन को जाना होगा चालन करवाने के लिए, वो क्या होता है, वो एक्चुअल में यहां पर चालन बैंड के नजदीक पहुंच जाता है। मतलब कि अब इनके लिए चालन में रहना ज्यादा आसान है या उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसको और डिटेल में हम कल की क्लास में समझने वाले हैं, है ना। साथ ही साथ एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें बता देता हूं, है ना। हाँ, तो कुछ बच्चों के कुछ बेसिक से डाउट, जेन्युइन सी बातें जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास बोर्ड एग्जाम से, तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि भैया मेरे को बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए या अभी और रुकना चाहिए। तो मैंने आपको थोड़े दिन पहले ही बोल दिया था कि भैया जिनकी बोर्ड एग्जाम है छोड़ दो सब कुछ, 11th का लोड मत लो, किसी भी चीज का चक्कर मत पालो, आप 110% रूप से बोर्ड पे फोकस करो, 110% रूप से बोर्ड पे फोकस करो। मैंने यहां पर आपको बोर्ड के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होता था जो नीट के लिए पढ़ा है वो 99% आपको बोर्ड में काम आ जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई ज्यादा मेहनत या पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है स्टार्टिंग में देख के कि अरे यार बोर्ड के लिए इतना सारा है, मेरे से तो कुछ नहीं बनेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। आप आराम से एक एक चैप्टर करते जाओ, आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपका बोर्ड अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड में अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल के अलावा डेरिवेशन वगैरह जा रहे, तो जैसे बोर्ड एग्जाम, अभी बोर्ड एग्जाम में समय है, 1 महीने का समय है अभी भी, है ना। तो अगर मैं अभी से करवा दूंगा आपको सारे डेरिवेशन, तो तब तक फिर से भूल जाओगे। तो बोर्ड एग्जाम के थोड़े टाइम पहले ही मैं आपको वो सारे डेरिवेशंस भी करवाऊंगा। मतलब मैं अपना जो यूट्यूब का चैनल है उसके अंदर एक्स्ट्रा सेशन वगैरह लगवा दूंगा, या क्लास, उसी को हम क्लास के अंदर भी स्ट्रीम कर देंगे, तो एक्स्ट्रा सेशंस वगैरह लगवा देंगे जो आपके लिए दोनों जगह काम कर जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ सर टाइम टेबल जल्दी है इलेक्शन के चक्कर में। हाँ, बोर्ड इस बार सभी के फरवरी में हो जाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है, इलेक्शन के चक्कर में नहीं हो रहा है। देखो वो ऐसा होता है कि बोलते हैं बोर्ड की एग्जाम शुरू हो रही है 20 फरवरी से। हाँ, वो सभी की 20 फरवरी से शुरू होगी, 20 फरवरी 25 फरवरी के करीब से होगी, लेकिन वो आपका जो पेपर आएगा ना वो तो मार्च में ही होगा। मतलब देख, बोर्ड में बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के पेपर शुरू होते हैं, तो ऐसे बोर्ड एग्जाम तो हो सकता है 15 फरवरी से शुरू हो जाए, लेकिन तुम्हारा पहला सब्जेक्ट आएगा इंग्लिश का, जिसका पेपर आ रहा है 3 मार्च को। तो उसके बीच में क्या, उसके बीच में दूसरे वाले जो है, मतलब जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो नहीं है, जिनका आर्ट्स है, जिनका कॉमर्स है, ये और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके पेपर हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ बोर्ड्स का टाइम टेबल आ चुका है, तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, मैं यूजुअली सीबीएसई बोर्ड वगैरह में जैसा होता है वैसा मैं आपको बता रहा हूं। 4 मार्च को फिजिक्स है। ठीक है, अब इसके अलावा हाँ, फिजिक्स के लिए बेटा चिंता ना करो, आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको ऑब्वियस सी बातें सब कुछ अच्छे से करवा दूंगा। इसी के अलावा हाँ, बिहार का जल्दी पेपर हो जाए तो बिहार वालों को भी देखो चिंता ना करो, मैं डेरिवेशंस भले 2 बार करवा दूंगा, एक बार बिहार वालों को जल्दी करवा दूंगा, उसके बाद में मैं यूपी बोर्ड वगैरह और एमपी बोर्ड वगैरह सब साथ में होते तो उनके लिए एक अलग से सेशन रख लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि अगर अभी भी आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे एक बच्चा भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, बोल रहा था कि सर अभी भी मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो आप जो मार्क्स को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे बेटा, तो अभी आप रिवीजन और मार्क्स, देखो 2 इंपॉर्टेंट सी चीजें जो अभी प्रेजेंट में जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा नियमित रूप से पढ़ रहा है ना, उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक रिवीजन और एक टेस्ट मार्क्स। ठीक है, और आते हैं हमारे पास दूसरी कैटेगरी के बच्चे जो आज भी रो रहे हैं कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सर मैं पीछे छूट गया हूं, जो साल भर से पहले से रो रहे हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए आज भी कुछ ना कुछ बैकलॉग बचा हुआ, तो जिनका बैकलॉग बचा हुआ उनको बस मैं इतना से छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा कि आप बैकलॉग के चक्करों में अब ना पढ़ो, आपको जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं अभी उन पे फोकस करो, और जब सिलेबस खत्म हो जाएगा और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि यार जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे छूट गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो अलग से। ठीक है, दूसरी बात रिवीजन और टेस्ट में मार्क्स। तो अभी आज मैं पहले टेस्ट पे मार्क्स को कैसे देखना है, टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। हम देखो, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप ये बात भी समझो यार कि आप जो है मेहनत अभी कुछ दिनों से कर रहे हो, है ना। कुछ दिनों से सर नहीं मैं तो बहुत टाइम से पढ़ रहा हूं। हाँ, तू पढ़ रहा है बहुत टाइम से, लेकिन कितने टाइम से, 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, है ना। ऐसा तो नहीं कि
तू 3 साल से 4 साल से पढ़ रहा था और एकदम से कुछ नहीं हो रहा है सर। तो हताश निराश होने वाली बात नहीं है कि सर मैं 5 साल से मेहनत कर रहा था, सर मैं क्लास 9th में तब से नीट के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया, सर मेरे 12th भी हो गई, ड्रॉप ले लिया, फिर भी मेरे 400 नंबर ही आ रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा मुझे लगता है ना। तो अगर तुम बहुत ज्यादा मेहनत करो तो कब से कर रहे हो ये समझो। तो कब से कर रहे हो? तुम 3-4 महीने से मेहनत कर रहे हो, है ना। स्टार्टिंग 1-2 महीने तो मस्ती मजाक में निकाल दिए थे, फिर समझ में आया तो अभी तो तुमने मेहनत करना शुरू करी है। तो तुम ऐसा मत सोचो कि यार मैंने 3 महीने मेहनत कर ली, मेरे को तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो इतनी जल्दी, है ना, ये सोचो यार कि वो बच्चे जिन्होंने पिछले साल भी तैयारी करी थी, इस साल तैयारी करे तब जाके उनके मार्क्स बढ़े हैं। तो क्या मैंने उतनी मेहनत कर दी है? और अगर नहीं करी है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी गुंजाइश बची है मेहनत करने की। और दूसरी बात, मार्क्स जो है वो मार्क्स एकदम से ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे 300 400 500 तुम्हारे ऐसे नंबर नहीं आएंगे 300 400 500 600 700। ओहो, 5 टेस्ट में 720 नंबर आ गए। तुम्हारे नंबर 400 आ रहे थे तो 10 टेस्ट तक 400 400 400 400 ही आते रहेंगे, अगर तुम ये ना पता करो कि तुम्हारे 400 नंबर क्यों आ रहे हैं। अगर तुम्हारे 550 आ रहे तो 550 550 550 550 550 लगातार आखिरी टेस्ट तक भी आते रह जाएंगे, अगर तुम ये ना पता कर पाए कि 550 ही क्यों आ रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारे 350 भी आ रहे तो ये पता होना चाहिए इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं यार। लोगों के 100 नंबर आ रहे हैं 700 में से, मेरे 350 कैसे आ रहे, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता करो कि यार लोगों के तो 600 आ रहे, मेरे 350 ही क्यों आ रहे। तो दोनों बातें आपको समझना होगी और वो बातें आपको खुद से समझना होगी और खुद देखना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इसमें मैं कुछ पॉइंटर्स बता रहा हूं जो 99% बच्चे गलती करते हैं, है ना। और वो आप में से सब चिंता ना करो ना, कोई तुम दूध के धुले नहीं हो या तुम, है ना, कहीं एलियन के स्पेसशिप से पैदा नहीं हो, आए नहीं हो धरती पर। तुम भी एक सामान्य इंसान हो, नॉर्मल इंसान हो, जैसे हम है, जैसे तुम हो, जैसे सारे बच्चे ही। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ जिंदगी में कुछ अलग ही हो रहा है, मेरी तो जिंदगी अलग ही है ना, कुछ ये यूट्यूब पर या कहीं पर वीडियो देख दुखाकर या किन लोगों से सुन कर ऐसे, अरे हमारी जिंदगी तो झंड है भैया, जिंदगी झंडवा का है घमंडवा, है ना, ऐसी अगर बातें कर रहे हो तो ये सब कुछ नहीं होता है। सबकी जिंदगी बराबर ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया तेरे को कुछ ज्यादा अलग मिल गया या तुझे कुछ कम मिल रहा है। ठीक है, जिसके 600 मार्क्स आ रहे उसको भी वही है जो तेरे 300 मार्क्स आने पे। बस ये है कि वो ये कर ले गया कि डिफरेंस कहां बनाना है। तो जिनके 300 350 400 मार्क्स आज भी आ रहे, बेटा ये बात मैं तुम्हें स्टार्टिंग में भी समझाई थी, फिर से समझा रहा हूं। तुम्हारे मार्क्स इतने कम इसीलिए, उसका सबसे पहला कारण है कि तुम आज 300 ला रहे हो, तुम्हें कल 600 नंबर चाहिए। बस यही कारण है, बस यही कारण है ना। तुम आज चल रहे हो साइकिल से, कल तुम्हें खरीदना मर्सिडीज। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आज साइकिल से चलते मर्सिडीज खरीद कर ला सकते हो तो मुझे भी ये फॉर्मूला बता दो, मैं भी अपनाना चाहता हूं ये फॉर्मूला। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर ऐसा तो असंभव है इस दुनिया में, पहले मुझे मेहनत करना होगी, पहले मुझे समझना होगा कि अगर मेरे 350 नंबर आ रहे तो मेरे को कुछ भी कर मैं क्यों इतने कम नंबर आ रहे। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं जब फिजिक्स के सवाल करता हूं, मैं केमिस्ट्री के सवाल करता हूं, मैं जब बायो के सवाल करता हूं तो उसमें मैं ओवर थिंकिंग कर जाता हूं। मैं अपने आप पर प्रेशर बना देता हूं। क्या कि अगर मैंने बायो में 35 सवाल कर दिए तो मेरे को लगता है 35-40 सवाल करने के बाद में कि यार ये तो कम ही सवाल करे मैंने, मेरे को तो और ज्यादा सवाल करने चाहिए। फिजिक्स में 45 सवाल करने थे, मैंने 20 सवाल करे, 20 सवाल मुझे पता कि 100% सही है मेरे, है ना। मुझे कॉन्फिडेंस है 20 में से 8-10 तो 20 में से 18-19 तो सही है सर, 1-2 पे मुझे डाउट है। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मेरे को लगता है कि चल 20 सवाल सही कर दिए मैंने, 20 × 4 80 नंबर आ गए। लेकिन 80 नंबर से तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, बायो में मेरे आ गए 200 नंबर, केमिस्ट्री में आ गए मेरे 80 नंबर, या केमिस्ट्री चलो मान लो 100 नंबर। तो यार ये मेरा टोटल तो 380 हो रहा है। मैंने तो सोचा था कि मेरे को तो 650 नंबर लेकर आने हैं, तो कैसे लेकर आऊं? फिर लगाते हो आप अपना दिमाग, जो क्वेश्चन नहीं आते उनमें दे तुक्के। मेरे को लगता है इसका आंसर, और मैं सच्चाई बता रहा हूं, फिजिक्स में ऐसा कम होता है, लेकिन बायो में तो तुम भर भर के करते हो, है ना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मतलब वो हमारे जो टेक टीम वाले उनको मैंने बोला कि थोड़ा डाटा वाटा बताओ कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं क्लास में, मतलब टेस्ट में और क्लास में। तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो है जिनके जितने सही उतने गलत भी है, और ये सबसे ज्यादा बायो में कर रहे। क्यों? क्योंकि बायो में आंसर गैस करना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। बायो में तुम सोचते हो अच्छा
चार ऑप्शन है, ये सुना हुआ लग रहा है, ये तो इससे रिलेटेड नहीं था, है ना। फिर तुम बनते हो आइंस्टीन, ये इससे रिलेटेड नहीं था, ये इससे रिलेटेड, ये तो दूसरे चैप्टर का, चलो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला, हाँ ये वाला तो पता नहीं, लेकिन यही ऑप्शन होगा क्योंकि ये मुझे पता नहीं। अब पता चलता है कि जो सबसे पहला ऑप्शन जिसको तुमने 100% कंफर्म करके धिक्कार दिया, बोले तू तो हो ही नहीं सकता, और वही आंसर निकल जाता है, वही आंसर निकल जाता है। फिर यही काम तुम फिजिक्स में करते हो। फिजिक्स में क्या करते हो तुम लोग? फिजिक्स में तुम सोचते हो कि अरे यार ये तो न्यूमेरिकल मेरे को बन ही रहा है, फिर लगाओगे कोई भी फॉर्मूला, उल्टा सीधा फॉर्मूला लगाओगे, जो फॉर्मूला तुमने कभी सोचा भी नहीं, तुम्हें ही नहीं पता फॉर्मूला सही या गलत, फिर भी तुम लगाओगे जानबूझ के। तुम ईगो पे ले लेते हो, तुमको लगता है कि नहीं अगर ये सवाल नहीं करा तो मेरी नाक कट जाएगी, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं टेस्ट खत्म करने के बाद में, तो तुम उसको ईगो पर ले लेते हो। तुमको लगता है नहीं ये तो मुझे करना ही है। HC बटा लैम्डा से आंसर नहीं आ रहा, 12400 अपॉन में लैम्डा करा, आंसर नहीं आ रहा, शायद 12400 नहीं होता है। अच्छा लैम्डा रखो, लैम्डा की वैल्यू रखो, क्या ऑप्शन है? अगर यहाँ पे 12400 की जगह शायद मैं फॉर्मूला भूल गया हूं, मेरे को याद है मैंने कितनी बार क्लास में करा 12400 अपॉन में लैम्डा करना है, लेकिन सर शायद ना मैं फॉर्मूला भूल गया हूं, यहाँ पर ना 15400 होता तो आंसर आ जाता। तुम ये रख के सॉल्व कर दोगे, आंसर लेकर आ जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप को प्रेशराइज कर दिया, तुमने अपने आप पे प्रेशर बनाया कि नहीं मुझे तो करना है। अरे तो जो करना है तुझे, ये तब तुझे वहां जाकर नहीं खेल खेलना है, तुझे खेल खेलना है जब नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, जब तुम घर में क्वेश्चंस कर रहे हो, जब तुम घर में एक सवाल लगा रहे हो, तब करो ना यार ये चीजें। तुम्हें जो सब कुछ करना है सीधे स्टेडियम में जाके ही करना है, मैं तो फाइनल ही खेल लूंगा सीधे, वहां पे गेंद देख के बोल्ड हो जाते हो सीधे। तुम्हें कह रहे कि घर में जब ढंग से कर लो तो नहीं, क्या होता है प्रैक्टिस देख लेंगे, निपट लेंगे जो होगा जिंदगी में, है ना। तुम फिर वैसी वाली साइकोलॉजी पे आ जाते होगा, जो होगा देख लिया जाएगा, हम डरते क्या किसी से। जय माता दी, भगवान हमारे साथ है, हे भगवान, कर दिया। और उस चक्कर में होता है कि अगर मान के चलो तुमने 20 सवाल सही करे थे तो 20 × 4 करते तो 80 नंबर आ रहे थे, लेकिन तुमने 10 और सवाल कर दिए जिसमें से 2 ही सही निकले, बाकी सब गलत निकल गए। 2 सही निकले, बाकी सब गलत निकल गए। तुमने सोचा मैंने करे 30 सवाल फिजिक्स में, 30 × 4 120, वाह 100 नंबर से ऊपर आ गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा। आंसर देखे पता चला फिजिक्स में तुम्हारे आ रहे 60 नंबर। क्यों? जिसके 120 आने से सीधे आधे नंबर हो गए, जो 80 आने तो उससे भी कम नंबर हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने अपने आप पर दिया जोर, तुमने बोला नहीं मेरे को तो करना है, मेरे को तो करना है। तो इससे बेहतर है कि जब तुम घर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब होमवर्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जब मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं, जो PDF के क्वेश्चन है, उनमें टाइमर लगा के करो। उनमें एक साथ ऐसे मत करो कि क्वेश्चन देख लिया, अच्छा चलो इसका आंसर देखते हैं, क्वेश्चन कर लिया इसका आंसर देखते हैं। ये सब तुम इतने से आए थे मेरे पास, तब ये बातें बताई थी और तब से बातें समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अब आज बड़े हो गए फिर भी तुम्हारी बेल बुद्धि पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। ये बातें मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है कि क्या करना होगा तुम्हें बेसिक तरीके से करो ना। जब घर में क्वेश्चन कर रहे हो तो अभी मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया था, अच्छा चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया है, ओके सर, तो अब मैं या आज मैं जो होमवर्क के क्वेश्चन करूंगा, सर ने मुझे चीजें बताई है, तो मैं ये ट्राई करूंगा कि आज अगर होमवर्क में 10 क्वेश्चन है तो सर ऐसा तो नहीं करते कि 10 के 10 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे जो मुझसे एक भी नहीं हिलेगा। 10 में से सर 8 क्वेश्चन तो ऐसे डालते हैं जो मुझसे बन जाएंगे आसानी से, 2-3 सवाल छोड़, कोई बात नहीं। अब टाइमर लगाओ कि ये 10 क्वेश्चन जो है मैं पहली बार कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, मुझसे 25 मिनट बन जाने चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं, देखो क्या होता है कि जब तुम यहां करते हो ना तो तब तुम करते हो मजाक मस्ती, और वहां पर तुम हो जाओ तो कुछ ज्यादा ही सीरियस, है ना। मतलब तुम्हारा कुछ बीच का लेवल आ ही नहीं पा रहा है, तुम या तो करोगे तो कुछ भी नहीं कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा कुछ कर रहे हो। तो यहां पर बीच का लेवल जो है वो तुम्हें यहीं से उठाना पड़ेगा, इसको नहीं गिराओगे तुम, इसको और ऊपर उठाओ ना यार अपने लेवल को। तुम जब क्वेश्चन कर रहे हो, बायो कर रहे हो, केमिस्ट्री कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, तो उसमें टाइमर लगाओ, फिर उसके बाद में देखो कि अच्छा मैं 20-25 मिनट में क्या क्या कर सकता हूं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं मुझसे, फिर कितने क्वेश्चन बन रहे, और उसके बाद में देखो कि कितने सही हुए। ऐसा नहीं हर एक क्वेश्चन को नहीं देखना, पहले एक बार सॉल्व कर लो आराम से, फिर देखो कि अच्छा मैंने इतने क्वेश्चन में से इतने सही करे, इतने गलत हुए मेरे।
फिर कितने गलत हुए, क्यों गलत हुए वो देख लो, यहीं की यहीं समझ में आ जाएगी। क्या मैं बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूं, क्या मुझे फॉर्मूला समझ नहीं आया। वही बात टेस्ट में भी करो, टेस्ट का एनालिसिस करो, है ना। ये बच्चा बोला कि मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे, कितने टेस्ट का एनालिसिस करा ये बता दो तुम। कितने टेस्ट में तुमने देखा कि हाँ ये इतने मेरे गलत हो रहे थे, इतने सही हो रहे थे, और क्यों गलत हो रहे थे, क्यों सही हो रहे थे। ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक से तरीके है ना यार, उसको करो। देखो अभी भी बात हाथ से निकली नहीं है, अभी भी मेहनत कर सकते हो और अभी भी बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। बस इसके लिए ये है कि तुम थोड़ा सा जो करते आए हो ना वो ना करते हुए कुछ सेंसिबल बातें करो ना। मैं बोल रहा हूं यार ईमानदारी से, अगर मैं जब किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हूं या अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं तो मैं कभी नहीं सोचता कि यार मैं दुनिया में सबसे अच्छा कर जाऊं। मुझे नहीं करना दुनिया में सबसे अच्छा यार, नहीं करना मुझे दुनिया में सबसे अच्छा। सर आप बेस्ट टीचर हो, अरे नहीं बनना मुझे बेस्ट टीचर, मुझे बस एक सामान्य और एक जो औसत है ना वहां तक पहुंचना है सबसे पहले। अगर मैं वहां तक जिस दिन पहुंच गया ना तो फिर तो मैं ऊपर अपने आप निकल जाऊंगा, क्योंकि वहां तक पहुंचने की कहानी बहुत मुश्किल होती है। सबसे पहले वाला स्टेप तो क्लियर करो, है ना। ऐसा तो नहीं कि आज मैं सुबह उठा, आज से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा और कल मेरे को दुनिया में लोग इंडिया का बेस्ट टीचर बोल दे। ऐसा थोड़ी ना होगा यार, मेहनत लगेगी, समय लगेगा, साल लगेंगे, सालों लगेंगे, तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। और उसमें भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद चार बच्चे आकर बोल दे कि अरे यार ये सर तो आधे टाइम पास करते रहते, है ना। सर आपने ना आपने ये कौन सा तरीका है यार, कैसा आदमी है यार, है ना। सोमवार के दिन छुट्टी थी क्रिसमस की, मंगलवार के दिन छुट्टी है, बुधवार के दिन आए हैं, गुरुवार के दिन 2 क्लास लग रही है, शुक्रवार के दिन 1 क्लास हो रही है, शनिवार के दिन फिर 1 क्लास हो रही है। तो ये कैसे चक्कर चल रहा है, बेकार आदमी। आई डोंट लाइक। तो उसमें भी लोग कमियां निकाल देंगे, उसकी चिंता ना करो तुम। ठीक है, तो एटलीस्ट तुम बेसिक या जितना करना चाहिए, जहां तक होना चाहिए उतना तो पहुंचो। दिव्या केसरिया बेटा आप मुझे मैसेज कर देना, मैं अलग से आपका कमेंट पढ़ लूंगा। इतना बड़ा कमेंट मैं नहीं पढ़ पाऊंगा अभी यहां पर। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई उनको थोड़ा सा ध्यान दो। पहले बेसिक चीजें कर लो कि इतने नंबर तो मेरे आ जाए, इतना तो मैं बढ़ जाऊं, फिर उसके बाद मैं आगे देख लूंगा और चीजें। 5 टेस्ट छूट गए हैं तो बेटा देना उन टेस्ट को, छोड़ क्यों रहा है टेस्ट। और सबको अब एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है किसी को, किसी भी कंडीशन पर। चलो भाई, तो अभी की बातें जो मैंने बताई ये ध्यान रखना, सारी बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें हैं ना, इसके ऊपर अमल करो। इनको डेली जो बताया गया इनको डेली प्रैक्टिस करो, तो उसके अंदर उतारने की कोशिश करो। और अभी भी जो ड्रॉप ले रहे हैं या जिनको इस बार 12th नहीं देना है, उनके लिए तो अभी भी बहुत अच्छा मौका है। आने वाले 4-5 साल में 4-5 महीने में दुनिया पलट सकते हो तुम अपनी आने वाली पूरी जिंदगी। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से जो मैंने बातें बताई इनको ध्यान रखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो, इसका और कोई समाधान नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता ना। सब बहानेबाजी है। और अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं डीमोटिवेटेड हो रहा हूं, सर मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूं, अंग्रेजी के 2-3 खतरनाक शब्द, मेरा बैकलॉग हो गया है, तो उसका मेरे पास एक बहुत अच्छा समाधान है ना। जो भी तुम्हारे आसपास नीट की अगर कोई तैयारी कर रहा होगा या अगर तुम्हारे आसपास कोई नहीं है तो यहीं पर कमेंट बॉक्स में आ जाओ और कमेंट बॉक्स में लिख देना आकर कि हे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सखे संबंधियों, मेरे साथियों,
है ना, मैंने अपना बलिदान दिया है तुम्हें आगे ले जाने के लिए। मैं तो डिस्ट्रैक्टेड हूं, मैं तो डिमोटिवेटेड हूं, मेरा तो बैकलॉग हो गया है। जाओ तुम आगे अपनी जिंदगी जियो, डॉक्टर बनो। मैं यहीं खड़े होकर तुम्हें देखता रहूंगा, मैं तुम्हें देखती रहूंगी तुम कैसे डॉक्टर बनते हो। मैं खुद ही तुम्हारी कंपटीशन कम कर दूंगा, मैं खुद ही तुम्हारी कंपटीशन कम कर दूंगी। तुम्हें तो कुछ करना भी नहीं है, तुम बस जो कर रहे थे करते रहो, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो बस साइड में हट जाओ, बाकी तो सारे आगे निकल ही रहे। ठीक है, तो अब आप डिसाइड कर लो। चलो भाई, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।